Good morning, students. Today we are going to discuss about the normal resident of a country. So we are going to revise this topic, that who is considered as a normal resident of a country. So actually normal resident and citizen of a country, these two are different concept. ये दोनों अलग अलग concept है. A normal resident of a country is a person or an institution who ordinarily resides in a country and whose economic interest also lies in that country. Now ये जो है इस पे बहुत ही आपको ध्यान रखना है. दो पॉइंट्स. पहला ये है कि पर्सन रिसाइड्स इन ए कंट्री, आदमी जो है उस कंट्री में रह रहा है और उसका दूसरा बात जो है उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है वो उस कंट्री में ही लाइज करता है. तो ये दो जो है आपको इम्पोर्टेंट आपको कंडीशंस है नॉर्मल रेसिडेंट के लिए. तो कोई भी आदमी जो है वो नॉर्मल रेसिडेंट होगा एक कंट्री का यदि वो उस कंट्री में आपको रह रहा है और दूसरा जो इसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है, ठीक है, सेल करना, परचेज करना, जमा करना, इनकम जो है जनरेट करना, ये जो एक्टिविटीज़ है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो आपको उसी कंट्री जिस कंट्री में रह रहा है उसी कंट्री में आपको उसका वो कर रहा है. तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री. और यहाँ पे एक चीज़ और आपको याद रखना है कि यदि कोई दूसरा कंट्री का कोई रेसिडेंट है, कोई आदमी है, लेकिन मान लो कि अमेरिकन कोई आदमी है और वो इंडिया में रह रहा है, वो सिटीजन है अमेरिका का लेकिन इंडिया में रह रहा है और वो 1 साल से ज़्यादा रहा है, 1 साल से ज़्यादा यहाँ पे रह रहा है और यहाँ पे कुछ ना कुछ वर्क कर रहा है, जॉब कर रहा है, तो वो यहाँ का नॉर्मल रेसिडेंट हुआ. ठीक है. तो अमेरिकन भी जो है आपको इंडिया का रेसिडेंट हो सकता है. तो रेसिडेंट लेकिन इंडिया को सिटीजन नहीं है. इंडिया का वो नॉर्मल रेसिडेंट है लेकिन इंडिया का वो सिटीजन नहीं है. तो ये चीज़ आपको समझना है कि जो रेसिडेंट है यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो 1 साल से ज़्यादा रह रहा है और जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है उसी कंट्री में है जिस कंट्री में वो रह रहा है. Now, the definition implies two things. First is the resident lives or is located within the economic territory of that country. ठीक है, जो पहला पॉइंट हम डिस्कस किए हैं. दूसरा the resident carries out the basic economic activities from that location. चलिए ठीक है. Therefore, all individuals living within the domestic territory of a country are residents of the country. तो एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि ऑल इंडिविजुअल जो भी आदमी किसी पार्टिकुलर कंट्री का डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर में जो रह रहा है वो आपको उस कंट्री का रेसिडेंट्स हो गया. एक्सेप्ट, हालांकि यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन है. क्या क्या है? पहला, फॉरेन विजिटर्स एंड ट्रेवलर्स, जो दूसरा देश का जो विजिटर्स या ट्रेवलर्स है उसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे. बॉर्डर वर्कर्स, जो बॉर्डर पे जो है जो वर्क करता है, मान लो कि इंडिया बांग्लादेश का बॉर्डर है तो इंडियंस कभी जाता है बांग्लादेश बॉर्डर पे कुछ वर्क करने के लिए, फिर बांग्लादेशी जो है कुछ इंडियन बॉर्डर्स पे काम करने आता है, काम करके फिर चला जाता है, तो उसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे. ऑफिशियल्स, डिप्लोमेट्स एंड मेंबर्स ऑफ द आर्म फोर्सेस ऑफ ए फॉरेन कंट्री, या कोई किसी कंट्री का ऑफिशियल्स है या कोई डिप्लोमेट्स है, पॉलिटिकल लीडर्स है, या फिर मेंबर्स ऑफ आर्म फोर्सेस है, जो आर्मी है उसका यदि कोई ऑफिसर्स या कोई मेंबर्स है वो आते रहता है जाते रहता है एक कंट्री से दूसरा कंट्री, तो उसको हम लोग जो है नॉर्मल रेसिडेंट नहीं मानेंगे. एम्प्लॉयज ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बट ट्रीटेड नॉर्मल रेसिडेंट इफ वर्क फॉर मोर देन ईयर. अब जो कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जैसे IMF हो गया, WTO हो गया या वर्ल्ड बैंक हो गया, तो ये सब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, UNO हो गया, इसका जो ब्रांचेज है किसी कंट्री में और उसमें जो रह रहा है वो नॉर्मल रेसिडेंट नहीं हुआ. लेकिन यदि वो 1 साल से ज़्यादा रह करके काम कर रहा है तो वो आपको नॉर्मल रेसिडेंट हो गया. क्रू मेंबर्स ऑफ फॉरेन वेसल्स कमिंग फॉर लेस देन अ ईयर, या क्रू मेंबर्स जो है जो फॉरेन वेसल्स है, शिप्स है या फिर दूसरा कोई एरोप्लेन्स है, उसका जो क्रू मेंबर्स है वो आपको यदि 1 साल से ज़्यादा वो रह रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कर रहा है, तो वो आपको
नॉर्मल रेसिडेंट होगा, अदरवाइज वो नहीं होगा। मेडिकल पेशेंट्स एंड स्टूडेंट्स, जो दूसरा कंट्री से आता है यहाँ पे मेडिकल टूरिज्म के लिए, यहाँ पे इलाज कराने के लिए इस कंट्री में, या जो दूसरा देश का फॉरेन कंट्रीज का स्टूडेंट्स आता है यहाँ पढ़ने के लिए, वो आपको यहाँ का नॉर्मल रेसिडेंट नहीं हुआ। Now facts related to MP and FC. Now MP stands for market price and FC for factor cost. तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट में क्या रिलेशन है, उसको हम लोग देखते हैं। फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी इक्वल टू मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट मतलब ये हो गया कि कोई भी गुड्स एंड सर्विस को बनाने के लिए जो कॉस्ट लगा फैक्टर पेमेंट्स में, जैसे मान लो कि एक पेन को बनाने के लिए, एग्जांपल लेते हैं, एक पेन को बनाने के लिए यदि आपको 2 रुपया देना पड़ा लेबर को, ठीक है, 1 रुपया देना पड़ा रेंट, जो ज़मीन यूज किया है जहाँ पे फैक्ट्री है वो, या फिर आपको 2 रुपया इंटरेस्ट देना पड़ा, आपको जो लोन लिया था, जो कैपिटल लिया था कंपनी खोलने के लिए, उस पर 2 रुपया इंटरेस्ट देना पड़ा, सभी को हम लोग ऐड कर देंगे। या फिर 1 रुपया प्रॉफिट ले लिया, जो मालिक है पेन बनाने का वो 1 रुपया प्रॉफिट ले लिया, तो ये सब क्या हो, ये सब वो फैक्टर कॉस्ट मीन्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है, यानी कि कोई भी चीज़ को प्रोड्यूस करने में जिस फैक्टर्स को यूज किया जाता है उसको जो पेमेंट दिया जाता है उसको फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं। तो ये पेन को बनाने में कितना खर्च हुआ, तो 2 रुपया प्लस 1 रुपया 3 रुपया प्लस 2 रुपया 5 रुपया प्लस 1 रुपया 6 रुपया 6 रुपीज़। तो एक पेन को बनाने में 6 रुपीज़ आपको लगा, तो ये होगा फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, तो फैक्टर कॉस्ट एक पेन का कितना हुआ, ₹6। लेकिन जब ये आप खरीदिएगा मार्केट में तो 6 रुपीज़ में नहीं मिलेगा, इससे ज़्यादा मिलेगा। क्यों, क्योंकि इसमें फिर टैक्स ऐड हो जाएगा, इसमें टैक्स ऐड हो जाएगा और टैक्स ऐड होगा, लेकिन गवर्नमेंट के पास जो टैक्स जाएगा, तो मान लीजिए कि यहाँ पे 1 रुपया टैक्स हो गया, तो ₹6 प्लस 1 तो 7 रुपीज़ हो गया। तो अब इस पेन का कितना कीमत हो गया, ₹7। लेकिन गवर्नमेंट जो सब्सिडी देता है, छूट देता है, ठीक है, सब्सिडी मतलब क्या होता है कि आपके बदले में गवर्नमेंट पेमेंट करे। जैसे गैस के ऊपर में जो है LPG गैस के ऊपर में गवर्नमेंट सब्सिडी दे रहा, मतलब क्या हुआ कि यदि 900 रुपया कीमत है एक सिलेंडर का, तो उसमें 50 रुपया गवर्नमेंट सब्सिडी दे रहा है, यानी कि 850 रुपया जो आप दे रहे हैं और 50 रुपया आपके बदले में गवर्नमेंट दे रहा है, उसको सब्सिडी बोलते हैं। तो मान लीजिए कि इस पेन को बनाने में कंपनी को जो है गवर्नमेंट सब्सिडी दिया, तो इस पेन का कीमत कितना था, ₹7, 50 पैसा सब्सिडी दिया, तो माइनस 50 पैसा कर दो, 50 पैसा, तो कितना हो गया, ₹6.50, यानी कि 6 रुपया 50 पैसा कीमत हो गई। ये हो गया मार्केट प्राइस। तो याद रखना है कि फैक्टर कॉस्ट में जब हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड करेंगे और सब्सिडी को माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, मार्केट प्राइस। तो आपको एग्जाम में आपको ऐसा आएगा सॉल्व करने के लिए कि कैसे हम लोग फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस फाइंड कर सकते हैं, या फिर मार्केट प्राइस से कैसे हम लोग फैक्टर कॉस्ट को फाइंड कर सकते हैं। तो इसका अपोजिट करना है, जब मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो क्या करेंगे, मार्केट प्राइस में से माइनस इनडायरेक्ट टैक्स कर देंगे और फिर क्या करेंगे, प्लस सब्सिडी कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, फैक्टर कॉस्ट हो जाएगा। चलिए ठीक है, हम लोग अब नेक्स्ट देखते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी इक्वल टू नेट इनडायरेक्ट टैक्स। इसको याद रखना है आपको, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। आप जब क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे नेट इनडायरेक्ट टैक्स टर्म्स आपको मिलेगा, यानी कि NIT। तो NIT यानी कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी, यानी कि ये जो आपको है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, जो आपको टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स लिया जा रहा है उसमें से यदि सब्सिडी को माइनस कर दिया जाएगा तो हो जाएगा नेट इनडायरेक्ट टैक्स। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि फैक्टर कॉस्ट प्लस NIT, फैक्टर कॉस्ट प्लस NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स
क्या हो जाएगा, मार्केट प्राइस। यानी कि इसके जगह पे इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी की जगह पे आप लिख सकते हैं NIT, क्योंकि उसका मतलब हुआ इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स इक्वल टू मार्केट प्राइस। इस चीज़ को हम लोग देख चुके हैं। चलिए ना, नेशनल इनकम एग्रीगेट्स रिलेशनशिप। अब हम लोग कुछ एग्रीगेट्स का रिलेशनशिप देखते हैं। 3 आपको यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्रीगेट्स है। पहला है GNP। तो GNP बराबर क्या होता है, GDP प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, इसको हम लोग बोलते हैं GNP। देखिए आपको जो एक चीज़ आपको याद रखना है वो ये है, जो कि आगे भी हम यहाँ पे चर्चा किए हैं। यहाँ पे हम लोग N जो कि है आपको नेशनल से हम लोग आ रहे हैं डोमेस्टिक पे, हम लोग नेशनल से आ रहे हैं डोमेस्टिक पे। ये GN है, N मीन्स नेशनल, और D है यहाँ, इसका मतलब है डोमेस्टिक, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एंड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो जब हम लोग इसमें ऐड कर दिए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, मीन्स बाहर से जो नेट इनकम आ रहा है दूसरा कंट्री से, ठीक है, तो उसको हम लोग ऐड कर दिए, तो क्या हो जाएगा, वो GNP हो जाएगा। यानी कि जब भी आपको नेशनल में से, जब भी आपको N से D में कन्वर्ट करना हो, यानी कि नेशनल से आपको डोमेस्टिक में कन्वर्ट करना हो, यह नेशनल, इसमें से डोमेस्टिक में करना है, तो यहाँ पे इसको माइनस कर देंगे। और जब आपको डोमेस्टिक में से नेशनल में जाना हो तो क्या करेंगे, आप प्लस कर देंगे। डोमेस्टिक में जब हम लोग फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, बाहर से जो इनकम आ रहा है उसको भी ऐड कर दे, नेशनल हो गया, और नेशनल में से जब उसको हम लोग माइनस कर दिए तो डोमेस्टिक हो गया। नेट क्या है, नेट, उसके बाद है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इक्वल टू GDP माइनस डेप्रिसिएशन। ये याद रखना आपको कि जब भी आपको NDP फाइंड करना है, NDP का मतलब हो गया नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यह है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, GDP, ग्रॉस मतलब टोटल होता है, तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट माइनस इसमें से जब हम लोग डेप्रिसिएशन कर देंगे, यानी कि डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है कि जो आपको मशीन्स है, जो कैपिटल्स है, उसका जो वैल्यू आपको कम होते जाता है, हर एक साल जो है उसका वैल्यू कितना कम हो गया, क्योंकि वो जो है पुराना होता है, उसका कैपेसिटी जो है कम होता है, उसका कीमत जो है धीरे धीरे कम होने लगता है। तो उस वैल्यू को जो वियर एंड टियर से या फिर टाइम के चलते जिसका वैल्यू कम होते जाता है, तो उसको हम लोग डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो उसको हम लोग माइनस कर देते हैं, तो क्या निकल जाता है, NDP, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो जब भी आपको G में से, ग्रॉस में से N को निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे। और डेप्रिसिएशन को कभी कभी CFC भी बोला जाता है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। तो जब क्वेश्चन में कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल लेगा तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्यों, क्योंकि कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, डेप्रिसिएशन दोनों एक ही चीज़ है ना। तीसरा जो है NNP, यह है नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो NDP यदि आप पता कर लिए, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और आपको फाइंड क्या करना है, NNP, तो यानी आपको डोमेस्टिक में से आपको नेशनल को फाइंड करना है, NNP, यह है डोमेस्टिक, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आपको फाइंड क्या करना है, नेट नेशनल प्रोडक्ट। यानी कि जब भी डोमेस्टिक में से नेशनल में जाना हो तो हम लोग क्या करते हैं, जब भी डोमेस्टिक में से नेशनल में जाना हो तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये करते हैं, यहाँ पे हम लोग प्लस कर देंगे NFIA, ठीक है। तो ये जो आपको 3 एग्रीगेट्स है, GNP, NDP एंड NNP, यही मेन 3 आपको इम्पोर्टेंट नेशनल एग्रीगेट्स हैं। इसी में कभी फैक्टर कॉस्ट रहता है, कभी मार्केट प्राइस रहता है। हम लोग पढ़ चुके हैं पिछला स्लाइड्स में कि यदि फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में जाना है तो उसमें हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड कर देंगे और सब्सिडी को माइनस कर देंगे। उसी तरह से यदि आपको मार्केट प्राइस में से फैक्टर कॉस्ट को फाइंड करना है तो क्या करेंगे, आप इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर देंगे एंड सब्सिडीज को प्लस कर देंगे, उसका अपोजिट। तो इसीलिए यहाँ पे आपको ये एग्रीगेट्स को आपको याद रखनी काफ़ी इम्पोर्टेंट है।
और आपको जो पॉइंट्स हम बताए कि जब भी आपको ग्रॉस में से आपको यदि नेट पे जाना हो तो आप क्या करेंगे, आप डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे। जब भी आपको डोमेस्टिक में से नेशनल पे जाना हो तो आप क्या करेंगे, नेट फैक्टर इनकम को आप ऐड कर देंगे। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। नाउ लेट अस सॉल्व सम प्रॉब्लम, कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व करते हैं। नोट, इफ़ यू डिराइव n फ्रॉम g सब्ट्रैक्ट डेप्रिसिएशन फ्रॉम g। हाँ, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि यदि आप n को यानी कि नेट को आप ग्रॉस में से फाइंड करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, आप डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे। कहाँ से, तो g से। जब g से डेप्रिसिएशन माइनस हो जाएगा तो आपको n का वैल्यू आ जाएगा। क्वेश्चन, हाउ टू ऑब्टेन NNP फ्रॉम GNP। GNP दिया हुआ है और NNP आपको फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, NNP इक्वल टू GNP माइनस डेप्रिसिएशन। G में से, यहाँ पे G आप देख लीजिए, ये ट्रिक आपको बताया कि ये G है, इसमें से जब हम लोग डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, N आ जाएगा। ठीक है, NNP आ जाएगा। पहले था GNP, अब जैसे ही हम लोग डेप्रिसिएशन को माइनस किए तो क्या आ गया, NNP। तो GNP से NNP बन गया, G से N बन गया, G आपको N में आ गया। कैसे आया, तो जब हम लोग डेप्रिसिएशन को माइनस किए। Now N मीन्स नेट एंड G मीन्स ग्रॉस। ठीक है, नाउ इफ यू डिराइव N फ्रॉम D एड NFIA टू एड J। यहाँ पे बोल रहा है कि जब आप N यहाँ पे क्या हो गया, N यहाँ पे हो गया आपको नेशनल। इफ़ यू डिराइव N फ्रॉम D, यदि आप डोमेस्टिक से नेशनल को डिराइव करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड कर देंगे D में। तो क्वेश्चन है कि हाउ विल यू फाइंड NNP फ्रॉम NDP। NDP दिया हुआ है, उसमें से NNP आप कैसे फाइंड करेंगे। ये देखिए, NNP इक्वल टू NDP प्लस NFIA। यहाँ पे फिर ध्यान से एक बार देखिए कि NNP है यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट, ये है NDP यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। यानी कि आपको डोमेस्टिक में से नेशनल को फाइंड करना है। तो डोमेस्टिक में से नेशनल फाइंड करने के लिए हम लोग क्या किए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को हम लोग ऐड कर दिए, तो D से N में कन्वर्ट हो गया। तो क्या हम लोग देखें कि NNP को यदि फाइंड करना है NDP से, तो क्या किया हम लोग, NNP इक्वल टू NDP प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड NFIA। ठीक है, यदि आपको इसका रिवर्स करना है तो क्या करेंगे, आप NFIA को इस साइड ले आएंगे तो इसमें से माइनस कर देंगे। यानी कि जब हम लोग NNP में से माइनस कर देंगे NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो क्या निकल जाएगा, NDP निकल जाएगा। जस्ट उसका उल्टा, तो उल्टा भी अपोजिट भी आपको याद रखना है। ये सभी एग्रीगेट्स को आपको जानना जरूरी है क्योंकि बेस है, बेसिक फार्मूलाज है। इसको यदि इस कॉन्सेप्ट को यदि आप याद नहीं रखेंगे तो नेशनल इनकम कैलकुलेट करने में आपको प्रॉब्लम होगी। एग्जाम्पल 3 है, वो ये है कि हाउ विल यू डिराइव GDP MP फ्रॉम GDP FC। देखिए, ऐसा भी दिया रहेगा आपको कभी कभी कि GDP MP दिया हुआ है, GDP MP आपको फाइंड करना है। क्वेश्चन है कि हाउ विल यू डिराइव GDP MP आपको फाइंड करना है, और दिया हुआ क्या है, GDP FC दिया हुआ है, GDP FC दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, आपको ये फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे आप, हम लोग को फैक्टर कॉस्ट को कन्वर्ट करना है मार्केट प्राइस में, नहीं करना है तो सिंपल सा है, GDP FC में क्या करेंगे हम लोग ऐड कर देंगे। तो GDP FC प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। GDP MP कैसे फाइंड करेंगे आप, तो GDP FC जो दिया हुआ है प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, तो क्या निकल जाएगा, GDP MP। और उसी तरह से यदि आपको
GDP-FC फाइंड करना है तो क्या करेंगे आप, GDP-MP जस्ट उसका अपोजिट हो जाएगा, GDP-MP माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडीज तो ये आपको हम लोग फाइंड कर सकते हैं. So this is all about the national aggregates. Today we have revised this and we will do some more revisions to calculate national income by 3 methods which is very important. तो नेक्स्ट क्लास हम लोग डिस्कस करेंगे, रिवाइज करेंगे हम लोग कि नेशनल इनकम एग्रीगेट्स, नेशनल इनकम को कैसे फाइंड किया जाता है. ठीक है, 3 डिफरेंट मेथड से, एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड एंड वैल्यू एडेड मेथड, और हम लोग कुछ प्रैक्टिस करेंगे. सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज क्लास. हम लोग ये चीज़ को डिस्कस कर लिए हैं. थैंक यू.